Assalamu alaikum everyone. Coco Manzoor is here, teacher, trainer, and life coach. Today we are going to discuss integration strategies. ये strategic management में भी और बाकी subjects में भी ये पढ़ाई जाती हैं और हम इसको कोशिश करेंगे कि सारे perspective में बल्कि स्पेशली strategic management के perspective में डिस्कस करें कि क्या होती हैं. तो इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो 3 किस्म की होती हैं, जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है. तो आपके पास पेंसिल कॉपी ऑलरेडी मालूम पड़ी होगी, ठीक है जी. सो रेडी हैं, बिस्मिल्लाह करें. ओके, सो फर्स्ट विल गो विद द इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है, यानी इससे पहले इंटीग्रेशन का क्या मतलब है जी? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ देना, दो चीज़ों को जोड़ना, इंटीग्रेट कर लेना. तो आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो कंपनी से अगला जो चैनल है उसको कंपनी परचेज कर ले. देखें ये इस तरह से होता है. ये है आपका जी सप्लायर, फिर है आपका मैन्युफैक्चरर, फिर होता है आपका डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, ठीक है. तो ये चेन इस तरह से चलती है. अब कंपनी जब है यानी मैन्युफैक्चरर जो है वो जब क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. यानी कि प्रोड्यूसर को या डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को खरीद लेता है, यानी ओनरशिप ले लेता है या उसका कंट्रोल ले लेता है, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स टुडे आर उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. यानी क्या मतलब है, अगर कोई कंपनी किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ख़रीद ले या आप उस पर अपना कंट्रोल ले ले तो हम उसे कहते हैं ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है. एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज़ फ्रेंचाइजिंग. आजकल आप देखते हैं फ्रेंचाइजीज है, तो बेसिकली कंपनी ने आगे फ्रेंचाइज भी उन्हीं के होते हैं, मतलब उन्होंने या कंट्रोल लिया होता है या मतलब या पूरी ओनरशिप होती है या उनका कंट्रोल होता है. जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं, पाकिस्तान में स्कूल्स हैं, स्मार्ट स्कूल्स हैं, एजुकेटर्स हैं, अलाइड वगैरह हैं. तो ये बेसिकली कंपनी इनकी जो है वो मेन एजुकेटर है, लेट सपोज, तो उसने आगे जो है वो लोगों को फ्रेंचाइजी दी है, तो वो निसाब उन्हीं का है, करिकुलम इनका है, वो आती है मॉनिटरिंग टीम्स, ट्रेनिंग्स भी उनको वो देते हैं, जिस तरह वो चाहते हैं ये लोग उस तरह से पढ़ाते हैं और प्रॉफिट फिर शेयर कर लेते हैं. दूसरा जो इंटीग्रेशन का तरीका होता है कि आप पूरे का पूरा अपना अगला नेटवर्क ही ख़रीद लें. तो आजकल ज़्यादा फ्रेंचाइजिंग का सिलसिला आसान है, क्योंकि कंपनी को इतना ख़र्चा नहीं करना पड़ता. कंपनी सिर्फ अपना नाम देती है, जैसे मैकडोनल्ड है, KFC है, तो अपना नाम दे देते हैं और अपने जो है उनकी पॉलिसीज़ हैं वो उनको जो फ्रेंचाइजी है उसको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं. किस सूरत में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बेहतर है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बेहतर है जी जब आपके पास क्या हो कि व्हेन योर करंट डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अनरिलायबल, एक्सपेंसिव और इनकैपेबल. यानी जिनके ज़रिए से आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं वो इतने रिलायबल नहीं है या एक्सपेंसिव हैं या कैपेबल नहीं है. यानी आपने प्रोडक्ट अपना जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाकर आपने दिया आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, मुख्तलिफ शहरों में आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं, वो आगे ठीक से नहीं बेच रहे या आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे, तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर पीपल, व्हाई नॉट टू परचेज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप इन दोज सिटीज़. यानी मैं एक सिटी में बैठा हूँ, कंपनी है मेरी, और लेट सपोज मैं दूसरे सिटीज़ में जाके अपने ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाता हूँ, बजाय इसके कि किसी को माल दूँ और वो आगे बेचे. मैं अपने ही वहाँ पे लोग हायर करके या किसी के साथ फ्रेंचाइजी का बना के उसको बेच दें. क्यों? कि वो जो लोग हैं वो रिलायबल नहीं हैं या वो बहुत प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और या कैपेबल नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटर अनेबल टू जनरेट कंपेटिटिव एडवांटेज. वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकता, तो ऑब्वियसली फिर सेल्स भी नहीं कर सकेगा. जब वो सेल नहीं करेगा तो मुझे नुकसान होगा. व्हेन यू हैव इनफ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू मैनेज योर ओन डिस्ट्रीब्यूशन. इसी तरह आपके पास इतना कैपिटल है, इतने पैसे भी हैं, इतना ह्यूमन रिसोर्स भी है कि आप 10 शहरों के अंदर अपना नेटवर्क बना रहे हो. तो अगर नहीं है तो फिर इट विल नॉट बी ए राइट डिसीजन. व्हेन द करंट डिस्ट्रीब्यूटर आर हैविंग हाई प्रॉफिट मार्जिन. भाई डिस्ट्रीब्यूटर जो वो 20% अपने पास मार्जिन रख के बेच रहा है, तो अगर वो 20% रख रहा है तो क्यों ना फिर मैं ही 20% ले लूँ, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ही ख़रीद लूँ और ये प्रॉफिट मार्जिन जो है मैं खुद अपने पास रख लूँ. एंड व्हेन दी एडवांटेज ऑफ स्टेबल प्रोडक्शन इज़ हाई, कि जब स्टेबिलिटी है प्रोडक्शन के अंदर, आपको पता है कि हमारा सिस्टम स्टेबल चल रहा है, तो फिर आप स्टेबिलिटी को यूटिलाइज़ करते हुए आपके
इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये चंद रीज़न हैं। अगर ऐसी हों तो इन सूरतों में आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फ़ायदा देगा। जस्ट अपोजिट टू द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन देयर इज़ ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अब आप, यानी मैंने आपको जैसे देखें पहले बताया था, ये मैन्युफैक्चरर रहता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है और ये है जी सप्लायर। तो सप्लायर माल देता है मैन्युफैक्चरर को और मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाकर आगे डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर या रिटेलर को देता है। तो जब कंपनी आगे यानी अपने से अगले चैनल को ख़रीदती है तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है, और जब कंपनी अपने से पिछले चैनल को यानी जहाँ से माल आ रहा है उसको ख़रीद ले या वहाँ पे ओनरशिप ले ले, उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे इस सूरत में अगर मैन्युफैक्चरर सप्लायर को ख़रीद ले, एस फॉर सप्लायर, यानी जो उसको रॉ मटेरियल दे रहा है उसी को ही ख़रीद ले, उसी पे ओनरशिप ले ले या इन कंट्रोल ले ले, तो फिर उस सूरत में हम कहेंगे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज अ स्ट्रेटजी ऑफ सीकिंग ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ऑफ फर्म्स सप्लायर, यानी कंपनी का जो सप्लायर है बजाय इसके कि हम उससे माल लें, क्यों ना सप्लायर ही ख़रीद लें। जैसे देखें ना, टोयोटा कंपनी अगर गाड़ी बना रही है तो वो सीटें तो खुद नहीं बनाती, सीटें तो किसी से लेती है। इसी तरह वो बैटरी जो लगती है उसके अंदर वो शायद एक्साइड से या AGS से दूसरी जो कंपनी है उनसे लेती होगी, ठीक है। इसी तरह टायर जो टोयोटा कंपनी में जो गाड़ी में लगते हैं वो जनरल मोटर्स के होंगे या वो ब्रिजस्टोन के होंगे या किसी और के होंगे, तो वो उनके सप्लायर हो गए हैं। तो बजाय इसके कि हर एक चीज़ का सप्लायर है तो क्यों ना हम कुछ सप्लायर ही ख़रीद लें। अब ये किस सूरत में बेहतर होता है, किन सूरतों में? गाइडलाइंस फॉर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट सप्लायर आर स्पेशली एक्सपेंसिव, रिलायबल और अनकैपेबल। देखिए अगर आपको एक पहले वाला याद हो गया ना तो दूसरे वाले के लिए याद करना आसान है। यानी अगर हमारा सप्लायर इनकैपेबल है, वो अच्छा रिलायबल नहीं है, सही टाइम पे माल नहीं दे रहा है या दे तो रहा है लेकिन बहुत महंगा दे रहा है, तो बजाय इसके को हम उसको इतना प्रॉफिट दे रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा ख़र्चा करके सप्लायर ही यानी वो फॉर्म ही ख़रीद ली जाए। When the number of supplier is small and the number of competitors is large, थोड़े सप्लायर हैं तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि जी कंपनियां बहुत सारी हैं जो हमसे माल ख़रीद रही हैं, तो इस सूरत में वो ज़्यादा कंपटीशन है तो क्यों ना फिर हम खुद एक सप्लायर अपने बन जाएं। When industry is growing rapidly, इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग रैपिडली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन है सप्लायर इंडस्ट्री के अंदर, तो क्यों ना हम उसको ख़रीद लें। When the organization has both capital and, देखिए वही पॉइंट है, and human resource to manage the business बात वही है कि भाई आप सप्लायर तो ख़रीदना चाह रहे हैं लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपके पास जो है वो इतना कैपिटल है, इतने पैसे हैं, इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो उसको भी मैनेज करे और आपकी अपनी कंपनी को भी मैनेज करे। When the present suppliers have high profit margin, जो सप्लायर हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो उनको पैसे कमाने 20% 30 से 40% मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद सप्लायर बन जाएं ना कि सिर्फ ये कि खुद को सप्लाईज करेंगे बल्कि वही सप्लाईज हम दूसरी कंपनियों को भी बेचेंगे। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू क्विकली एक्वायर अ नीडेड रिसोर्स, अब कहने का मतलब ये है कि जब रिसोर्स हमें क्विकली चाहिए होते हैं तो कम सप्लायर मसले करते हैं, कभी टाइमली नहीं पहुँचाते, कभी पैसे ज़्यादा मांगते हैं, कभी क्या, तो क्यों ना हम सप्लायर ख़रीद लें और टाइम टू टाइम हमें माल मिलता रहेगा और हम अच्छे से प्रोडक्शन करते रहेंगे। ठीक है जी। तीसरा है जी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कहते हैं पैरेलल यानी बराबर ना। पहले हमें कहा था सबसे पहले फॉरवर्ड इंटीग्रेशन यानी कंपनी अपने से अगले चैनल को खरीदे, यानी मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद ले। फिर हमने कहा बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी कंपनी जो है पीछे अपने सप्लायर को, पिछला चैनल जो है यानी सप्लायर को खरीद ले। अब हम कहते हैं इक्वल लेवल के ऊपर, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीद ले, एक मैन्युफैक्चरर एक फर्म दूसरी फर्म को ख़रीद ले। तो इसमें बड़ा जो कॉमन है वो उसमें हम देखते हैं मर्जर्स हैं। आप मर्जर कहते हैं दो कंपनियां जम हो जाती हैं और एक तीसरी कंपनी बन जाती है। जैसे ग्लेक्सो थी और स्मिथ क्लाइन थी तो ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन बन गई, GSK बन गई। जैसे सोनी था और एरिक्सन था तो सोनी एरिक्सन बन गया था। ठीक है ना, इस तरह की जो हैं वो कंपनीज जो हैं वो हो जाती हैं। इसको भी कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर सॉरी
हॉरिजॉन्टल जो है कंपनी मर्ज हो जाती है, एक कंपनी जब दूसरी में मर्ज होकर तीसरी बनती है इसको मर्जर कहते हैं। और एक जो होता है एक्विजिशन, एक्विजिशन इज़ ए वर्ड टेकन फ्रॉम एक्वायर, एक्वायर का मतलब है ख़रीद लेना। इस तो बाज़ औक़ात कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीद लेती है, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा मोबिलिंक ने वारिद को ख़रीद लिया, ठीक है ना। वारिद एक टेलीकॉम कंपनी थी और उसने मोबिलिंक ने यानी गैस ने उसको ख़रीद लिया, तो ये एक्विजिशन हो गया। इस तरह की जो चीज़ें अभी देखें, दोनों कंपनी थी, दोनों टेलीकॉम कंपनी थी, उन्होंने एक दूसरे को ख़रीद लिया, एक ने दूसरी को ख़रीद लिया। तो दोनों सूरतों में हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। मर्जर की सूरत में, मर्जर में ये होता है कि दोनों कंपनियां अपनी आइडेंटिटी ख़त्म करके एक तीसरी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे सोनी एंड एरिक्सन था, तो सोनी और जो पार्ट उसका मर्ज हुआ तो वो उसमें ख़त्म हो गया और एक नई कंपनी बनी सोनी एरिक्सन के नाम से। इसी तरह रैकेट एंड बेंकीजियर, तो इस तरह वो अपनी जो है वो आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं। और एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में होता है कि एक बड़ी फर्म छोटी फर्म को ख़रीद लेती है, लेकिन बहरहाल दोनों फर्म्स ही होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन रेफर टू ए स्ट्रेटजी सीकिंग द ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ओवर ए फर्म्स कंपैटिटर, यानी अपने कंपैटिटर को भी खरीद ले। तो उससे क्या होता है, ज़ाहिर है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप जब ख़रीद लेते हैं तो फिर उनके ह्यूमन रिसोर्स, उनके लोग, उनकी मशीनरी, यानी 2 अकाउंटेंट की जगह एक अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, 2 MIS बंदों की जगह एक कर रहे हैं, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग उनका था, एक आपका था, अब एक की ज़रूरत है। यानी ह्यूमन रिसोर्स आपको थोड़ा जो है थोड़े से भी काम चला लेते हैं। तो 2 कंपनियों में अगर 50-50 लोग काम कर रहे हैं तो 50-50 लोगों की जगह लेट सपोज उनके से 10-15 उनके निकाल दिए, 10-15 अपने निकाल के आप जो हैं उसको भी लेके चल सकते हैं और रिसोर्सेज को भी शेयर किया जा सकता है। अच्छा जी, किन सूरतों में हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन फ़ायदा देता है? व्हेन अ ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट्स इन ए ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट। जब इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही होती है तो फिर क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीद लेती है कि चलो इन दोनों को दूसरी कंपनी को ख़रीदने से हमें फ़ायदा हो जाएगा। और जो कंपनी का कम मुनाफा हो रहा था वो कहते हैं बेटर कि इतना एफर्ट भी करते हैं और मुनाफा कम हो रहा है तो क्यों ना हम ये एसेट्स बेच के कहीं और किसी और बिज़नेस में चले जाएँ। तो वो बेचने वाला इसलिए बेच देता है, या दोनों मर्ज होकर एक नई फॉर्म ले लेते हैं। व्हेन एन इंक्रीज्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड्स मेजर कंपैटिटिव एडवांटेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब 2 कंपनी मर्ज हो जाती हैं या हॉरिजॉन्टल मर्जर हो जाता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कंपैटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। लेट्स सपोज 5 फर्म्स थी, पांचों आपस में कम्पीट कर रही थी, तो एक फर्म ने दूसरी को ख़रीद लिया, तो अब क्या होगा, टोटल 4 फर्म रहेगी। लेकिन ये जो फर्म है अब बड़ी हो गई, तो जब बड़ी हो जाएगी तो इसको बहुत सारी चीज़ों में एडवांटेज मिलेगा। यानी वो कैपिटल, वो ह्यूमन रिसोर्स, वो मशीनरी जो इनके पास नहीं थी अब वो दूसरी कंपनी से इनके पास आ गई, वो एक्सपर्टीज़ जो इनके पास नहीं थी वो दूसरी से आ गई। तो कोई अब 2 कंपनीज़ की एक्सपर्टीज़ इकट्ठे हो गई हैं और बाकी लोगों के पास अपनी इंडिविजुअल लेवल के कैपेसिटीज़ हैं, तो इस तरह से कंपैटिटिव एडवांटेज मिलता है। ये देखें फिर वही पॉइंट आ गया, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बोथ कैपिटल एंड ह्यूमन टैलेंट नीडेड टू सक्सेसफुली मैनेज द एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कि अपेरेंटली तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर दें, परचेज कर लें, लेकिन होता क्या है कि अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए लोग भी ज़्यादा टैलेंटेड चाहिए, ज़्यादा मशीनरी चाहिए। ठीक है, आपके पास 2 कंपनियों से लोग तो आ गए हैं, लेकिन देखें ना, अभी एक कंपनी का GM मार्केटिंग था, आपकी कंपनी में भी GM मार्केटिंग था, अब दोनों में से आपने एक को रखना होगा। तो अब आपने ये देखना है कि आगे हम जिसको रख रहे हैं वो इतना टैलेंटेड है कि वो दोनों कंपनियों की मैनेज कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो बाज़ औक़ात होता है मर्जर हो जाके फिर नाकाम हो जाते हैं, इसीलिए दुनिया में बहुत सारे मर्जर्स एंड इंटीग्रेशन जो हैं वो हॉरिजॉन्टल नाकाम होते हैं, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पाते। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है कि वो एक काइंड ऑफ मोनोपोली बन जाती है, यानी उसके साथ फिर बाकी लोग कंपैटिटिवनेस में नहीं रहते। देखिए एक इसकी एग्जांपल ले लें, अगर लेट सपोज 4 कंपनीज़ हैं और चारों कंपनीज़ तकरीबन 25% का शेयर मार्केट में ले रही हैं, तो अब क्या हुआ, अगर 2 कंपनीज़ मर्ज हो जाती हैं तो गोया 50% अब एक कंपनी के पास आ गया। तो अब वो जो 50 एक के पास आ गया और दूसरी 2 कंपनीज़ के पास 25-25 है और वो मर्ज नहीं हो रही, तो अब वो दोनों जो है वो बेचारी 25% वाली इस 50% के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती।
तो क्या हो जाएगा, ये 50 कम वाली तकरीबन एक तरह से मोनोपली बन जाती है। बाज़ औक़ात केसेस में 70 और 80% भी चला जाता है। सो व्हेन ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, तो फिर क्या होता है, इस सूरत में भी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन फ़ायदा देता है। तो ये वो चंद सूरतें थी जिनमें हमें ये फ़ायदा होता है। तो अब कंक्लूड कर लेते हैं जी। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, गेनिंग ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को ख़रीद लेते हैं या उन पे ओनरशिप ले लेते हैं। जैसे फ्रेंचाइज़, तो फ्रेंचाइज़ में मालिक का जो है वो SOPs मालिक की चलती हैं, पेरेंट कंपनी की चलती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप अपने शहर में KFC खोल भी लें तो सारी पॉलिसीज़, फूड स्टफ, पैटर्न सारा KFC वाले ही आपको देंगे, तो कंट्रोल उनका रहता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब जब हम सप्लायर ख़रीद लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब हम कंपैटिटर को ख़रीद लेते हैं। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, और इसको हम इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर पेनिट्रेशन मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, फिर कुछ डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आगे और सीरीज़ में और वीडियोज़ भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, क्वेश्चन, क्वेरी, यू कैन आस्क। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, और बाकी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हियर इज़ दी नंबर, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इस पर आप जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तकरीबन 200 के करीब वीडियोस हैं, बल्कि 200 से ज़्यादा ही हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।